आज रात ट्रेड डील को लेकर फैसले की घड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आज रात से ही कई देशों को टैरिफ लेटर और ट्रेड डील का लेटर सौंपना शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो करीब 15 देशों को टैरिफ लेटर भेज सकते हैं। Sending letters out on Monday having to do with the trade deals. It could be 12, maybe 15. You know, Secretary of Commerce right here. And I guess, Howard, I would say it could be maybe as many as 15 or so. And they'll be going out on Monday, and some will go out on Tuesday and Wednesday, and we've made deals also. So we're going to have a combination of letters, and some deals have been made. तो आज रात फैसले की घड़ी है। यूएस की चिट्ठी में भारत का नाम होने की संभावना कम है। यूएस के साथ भारत की अलग से अंतरिम डील, मिनी डील होने की उम्मीद है। या जानकारी के लिए चलते इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, वो लिस्ट जारी होगी, उसे लेकर क्या जानकारी है अभी तक? देखिए दरअसल डील को लेकर के आज का दिन वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दो लिहाज से है। पहली बात तो ये कि यूएस ने साफ तौर से ऐलान किया है कि 15 देशों को आज चिट्ठी भेजना शुरू करेंगे 12 बजे से। भारतीय समय के हिसाब से 9:30 बजे रात के आसपास चिट्ठियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अब जो चिट्ठी आएगी वो डील की चिट्ठी आएगी, इसकी संभावना कम है। और उस चिट्ठी में भारत के नाम से भी चिट्ठी आएगी, इसकी भी संभावना कम जताई जा रही है। अगर भारत के नाम से चिट्ठी नहीं आती है तो जो बहुत अटकलें हैं, जो सूत्र बता भी रहे हैं कि एक अलग से डील भारत से ऐलान किया जा सकता है। अब डील में जो आपने पूछा कि किस बात पर सहमति बन रही है, तो जिस पर सहमति बन रही है उस पर काफ़ी हद तक संभावना है कि यूएस के कई सारे इंडस्ट्रियल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो भारत आएंगे, उस पर जो अभी भारत इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, उस इंपोर्ट ड्यूटी में या तो बड़ी कटौती करेगा या फिर वो इंपोर्ट ड्यूटी कुछ कई सारे आइटम पे जीरो होता हुआ आपको दिखेगा। दूसरी तरफ भारत के भी कई सारे आइटम है जो यूएस में जाके एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर भी यूएस में कई सारी चीज़ों पे आप ड्यूटी या तो खत्म होता देखेंगे या फिर ड्यूटी में कटौती होता हुआ देखेंगे। यहाँ पे भारत ने अपनी तरफ से जो मांग की है वो ये कि स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, ऑटो पार्ट्स पे यूएस ने ड्यूटी बढ़ाई है, उस ड्यूटी को वापस से पुराने स्तर पे ला दे। तो वो भी डील का हिस्सा होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब जो डील है वो लगभग डील सील हो चुकी है, इसके औपचारिक ऐलान होने की संभावना है। और आज रात तक ना हो लेकिन बहुत जल्द हो सकता है। थोड़ी सी राहत यहाँ मिलती हुई दिख रही है कि 9 जुलाई की जो आखिरी तारीख थी, अब ये संभावना है कि 9 जुलाई की जो आखिरी तारीख है वो बढ़ करके 1 अगस्त हो जाएगी कि अगर डील नहीं होती तो रेसिप्रोकल टैरिफ आपको 26% होगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और ट्रेड डील पर भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए, भारत को यूएस से अपनी शर्तों पर डील करना चाहिए, ये कहना है सीआईआई के नए प्रेसिडेंट राजीव मेमानी का। सीआईआई के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की असीम मंजिंदा ने। हमारे साथ इस वक्त सीआईआई के नए प्रेसिडेंट राजीव मेमानी है। राजीव EY के चेयरमैन भी हैं। सर, सबसे पहले तो हम यूएस और जो हॉट टॉपिक है यूएस और इंडिया का ट्रेड डील, उसके बारे में बात करना चाहेंगे, खासतौर पे कि अभी बहुत कम वक्त बचा हुआ है। हालांकि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने संकेत दिए हैं कि डील टाइमलाइन में नहीं होगी। आप लोगों को क्या कंसर्न है? आपको लगता है कि पहले तो ये कि आपको लगता है कि जो डेडलाइन है 9 जुलाई तक की, उसमें ही हो पाएगी? ये बहुत जल्दी जो भी नेगोशिएशन हो रही है काफ़ी स्पीड से हो रही है। और दूसरा, कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बाकी भी शाखाएं जो सरकार की हैं, उन्होंने इंडस्ट्री के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया है ये समझने के लिए कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ तकलीफ़ आ सकती है, कहाँ कहाँ लोगों की चिंताएं हैं। और उसको अच्छी तरह समझने के बाद उन्होंने पूरा, और हर एक इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री सीआईआई के तरफ से सीआईआई कई इंडस्ट्रीज़ कई को लेकर इश्यूज, कंसर्न्स बनाकर, अपॉर्चुनिटीज़ बनाकर सरकार के साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुए हैं। तो इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार ने बहुत डिटेल वर्किंग की है, गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंडिंग की है कि क्या इश्यूज़ है, क्या कंसर्न्स है, जिससे उसको सही तरीके से जब नेगोशिएशन चल रहा हो उसको अच्छी तरह हर एक चीज़ों का इम्पैक्ट समझा जाए और वो उसका इम्प्लीकेशन करा जाए। और जो मंत्री जी ने ये भी बोला कि कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है
और अगर ये तभी करेंगे अगर भारत के हित में हो, तो इंडस्ट्री बिल्कुल उसके साथ खड़ी है कि हमें वही करना चाहिए, चाहे किसी एक इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा हो, पर जो चीज़ भारत के हित में है, ओवरऑल हित में है, वही करना चाहिए। हो सकता है इसमें हो नहीं हो, कुछ दिन आगे हो, कुछ दिन पीछे हो, वो ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया और इसके बाद दुनिया में हमारे हथियारों की मांग बढ़ गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। भारतीयों के लिए अब दुबई में बसना और भी आसान हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नया गोल्डन वीज़ा लेकर आया है। इसके तहत 23,30,000 रुपए की एक मुश्त फीस देकर आपको दुबई या यूएई के किसी भी शहर की लाइफ टाइम रेजिडेंसी मिल जाएगी। फिलहाल इसका पायलट प्रोजेक्ट जारी है। इस नॉमिनेशन आधारित स्कीम के ट्रायल में भारत और बांग्लादेश को शामिल किया गया है। भारत में इस प्रोग्राम को रेड ग्रुप नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी हैंडल कर रही है। इससे पहले गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए या तो दुबई में 4 करोड़ 66 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी या फिर किसी बिजनेस में निवेश करना होता था। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 10 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी बिना किसी बदलाव के 25,461 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि गिरावट रही। बाकी डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहले कारोबारी दिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो काफी ज्यादा चॉपीनेस हमें देखने को मिली है। एक रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट के अंदर आज देखा गया है। निफ्टी की बात करी जाए तो 25,450 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए, Q1 के अपडेट आए थे FMCG कंपनीज के, जिसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम पूरे ही इंडेक्स में हमें देखने को मिला है। निफ्टी गेनर्स की बात करी जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 3% के गेन यहाँ पे देखने को मिले। नेस्ले इंडिया 1.5% की बढ़त, टाटा कंज्यूमर 1.25% और जियो फाइनेंशियल में करीब 1% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो आज जो डिफेंस शेयर्स थे वहां पे कमजोरी हमें देखने को मिली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करीबन 3.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। टेक महिंद्रा 2%, ONGC में हमें करीब 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी करीब 1.5% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस में काफी ज्यादा गिरावट थी, जिसके चलते यहाँ पे एक्शन रहा है। मिड कैप की बात करी जाए तो कमेंस इंडिया करीबन 3% के गेन्स देखने को मिले हैं। पेट्रोनेट LNG में भी 3%, PB फिनटेक की बात करी जाए तो 2% के गेन यहाँ पे रहे हैं और नायका क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, जिसके बाद ये हमें शानदार 2% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। अगर गिरावट वाले शेयर्स की बात करें तो इंडस स्टार में करीबन आज 4% की गिरावट देखी गई है। जुबिलेंट फूड वर्क यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। जो इनका टर्की का बिजनेस है वहाँ पे एक स्लगिश ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके बाद यहाँ पे एक गिरावट देखी गई है। भारतीय एक्साकॉम में भी करीब 4.25% की गिरावट और MRPL की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें 4.25 से 4% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। अगर हम जिस्ट ऑफ द मार्केट समझे तो एक कंसोलिडेशन में ही आज मार्केट जाके बंद हुआ है। जेन स्ट्रीट मामले पर सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जेन स्ट्रीट मामले में जो हुआ वो निगरानी का मुद्दा था। सेबी चेयरमैन ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि बाजार में इस तरह के और जोखिम शामिल हैं। So can you confirm if anybody else will also be investigated about King Street on the allegation? Any other entities? नहीं, वो तो I've said yesterday also I've said that we are watching. It is basically surveillance issue, and obviously surveillance at both at the exchange level and SEBI level will continue, and will also we will also upgrade those surveillance measures. And I don't think there are very many other risks which you are posing. दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा सेवाएं देने वाली तुर्की की कंपनी चलेबी को कहा
ये बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज़ यानी BCAS द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से BCAS ने चलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज और चलेबी दिल्ली कार्गो की मंजूरी रद्द की थी। कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में छोटे और मझोले कारोबारियों की भागीदारी काफ़ी अहम रहने वाली है। इस मकसद से देश के अलग अलग शहरों में MSMEs के साथ राउंड टेबल डिस्कशंस हो रहे हैं। इसी सिलसिले में अहमदाबाद के MSME के साथ हुई बैठक में ये आम सहमति बनी कि अगर MSME अभी की तरह ही GDP में 15% का योगदान देते रहे तो भारत को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। MSME सेक्टर जो है और ख़ास तौर से उसमें SME लगभग 32 से 33% योगदान देती है फॉर द GDP ऑफ आवर कंट्री। तो अगर MSME सेक्टर 15% ग्रोथ अचीव करे और एक्सपोर्ट्स में एक्सेल करे तो उसका फिर योगदान जो हमारे GDP में आएगा दैट विल बी 1/3 विच विल बी 5%। तो 8% जो GDP ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो उसमें से 5% तो MSME सेक्टर से आ जाएगा। So therefore the role of MSME sector is extremely important in this Amritkal period of journey to 2047. अगर आप गूगल और एप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपना पासवर्ड बदलने की ज़रूरत है। एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम के 16 अरब पासवर्ड लीक हो चुके हैं। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस पर एडवाइजरी जारी की है। आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, बता रहे हैं आसिम मनचंदा। अगर आप गूगल, एप्पल, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक खबर आपके लिए है। साइबर रिसर्चर ने दावा किया है कि इनसे जुड़े हुए 16 बिलियन पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। इसको लेकर के जो भारत की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि इन सभी वेबसाइट के जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, खासतौर पर चाहे वो आपका यूजर नेम हो, उसके साथ जुड़ा हुआ पासवर्ड हो, उसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन टोकन हो या फिर मेटा डेटा हो, वो सारा इजीली रीडेबल फॉर्मेट के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध है। तो इससे क्या होगा, इससे पहले सबसे पहले जो भी हैकर होगा वो आपके अकाउंट को शिकार करेगा, आपका जो आपकी आइडेंटिटी है वो थेफ्ट कर सकता है, आपके अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है। इसके साथ साथ आप फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग का भी शिकार बन सकते हैं। तो आपको इसको लेकर के कई सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। सर्ट ने कहा है कि सबसे पहले तो आपको अपना पासवर्ड अपडेट करने की जरूरत है। आप इसके लिए एक मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। इतना ही नहीं, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप इसके साथ साथ अनेबल कर सकते हैं। आजकल कई सारी वेबसाइट जो है पासकी का ऑप्शंस दे रही हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा अपडेट रखने की जरूरत है। आपकी सावधानी आपको सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उसको किसी और के दूसरे के पास जाने से रोकेगी और इतना ही नहीं, आपको जो बैंक अकाउंट है उसको भी खाली होने से बचाएगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट में TMC सांसद महुआ मोइत्रा, चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव और चुनावी सुधार संस्था ADR ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले से लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं और ये फैसला न केवल गलत बल्कि मनमाना भी है। RJD के सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव करीब है और ऐसे समय में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करना ठीक नहीं है। 20% लोग आपने स्वयं हमसे मीटिंग में कहा बिहार के बाहर पलायन करके रहते हैं, लेकिन वो चुनाव के दौरान आते हैं। हमने अपना भी उदाहरण दिया कि हम में से कई लोग दिल्ली में नौकरी करने के 10-12 वर्षों बाद तक बिहार के ही वोटर रहे, यहाँ नहीं बनवाया। ये हकीकत है हमारे समाज की। निशाने पे कौन है? डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है सबसे ज़्यादा बिहार। आप ये हकीकत सब लोग जानते हैं। इस पर सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं, बावजूद उसके आप हठधर्मिता त्याग नहीं।
कांग्रेस भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो इसे जनता की अदालत में ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि परंपरागत वोटर जो हैं, जो देते रहे हैं, उनके नाम काटे जाएं, तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और जनता की अदालत में भी हम चुनौती देंगे। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करके राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला और चुनाव आयोग के इस फैसले को वोट बंदी करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में वोट बंदी की गहरी साजिश चल रही है। उन्होंने दावा किया कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को काटा जा रहा है और फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहाँ अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन विवाद में एआईएमआईएम भी सक्रिय हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम का प्रतिनिधिमंडल आज सुबह 11 बजे चुनाव आयोग में मिला। ओवैसी ने चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर आयोग से बात की। हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इधर चिराग पासवान ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इसी पर है आज का आवाज अड्डा। बिहार में चुनाव किसका चलेगा दांव, 7:57 पर। और इसी के साथ यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स की तरफ कदम बढ़ा रहा है। स्विट्जरलैंड में ओलंपिक्स हेडक्वार्टर लोजान में भारत ने 2036 ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा है। अगर भारत को ओलंपिक्स की मेज़बानी मिलती है तो इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। इसको लेकर आगे की तैयारी कैसी होगी, इसका जायजा लिया केतन जोशी ने। इस वक्त मैं अहमदाबाद के नारायणपुरा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हूं। आप देखिए कि कितना शानदार ये स्टेडियम बनाया गया है, जहां पर ओलंपिक समेत वर्ल्ड की अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहां पर होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन गुजरात सरकार ने GSIDC नाम की एक कंपनी बनाई है जो कि 6000 करोड़ की लागत से ऐसे 6 और स्टेडियम बनाएगी। अभी गुजरात के अंदर 31 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है और नए 30 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं। अहमदाबाद गांधीनगर में ही ओलंपिक की 80% जो गेम है उसको आयोजित करने का यहां पर टारगेट रखा गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होगी। इतना ही नहीं, लेकिन 2036 से पहले यानी कि इसी साल के अंत तक कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग गेम का भी आगाज हो जाएगा। तो हजारों देश विदेश के खिलाड़ी यहां पर इसी साल से लगातार आते जाएंगे और अहमदाबाद फिर से एक नई पहचान स्पोर्ट्स के रूप में बना पाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद।
मॉनसून ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं भारी बारिश ने कई राज्यों में चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कहीं राहत है तो कहीं आफत है। पहाड़ों में तो बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। मैदानी इलाकों में भी कई जगह हाल बेहाल है। देश भर में इस साल समय से पहले आया मॉनसून तेज रफ्तार पकड़ चुका है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात चिंताजनक बन गए हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भूस्खलन और सड़क टूटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारी बारिश का चारधाम यात्रा पर भी भारी असर पड़ा है। उत्तरकाशी में 7 और 8 जुलाई को भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सभी विभागों को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नासिक के गोदावरी नदी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। गोदावरी नदी में बाढ़ आने से इलाके में कई छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी बारिश की वजह से अनूपपुर से अमरकंटक जाने वाले रास्ते पर यातायात बाधित हो गया है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गुजरात में भी लगातार बारिश का कहर जारी है। कच्छ में हो रही मूसलाधार बारिश से भुज, मांडवी, नखत्राना, अबडासा, गांधीधाम, भचाऊ और अंजार में हालात खराब हैं। भारी बारिश से कच्छ की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में भारी जलभराव देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में कमी तो आई है, लेकिन जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक जून और जुलाई में देश के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।